वर्सेस पाकिस्तान हो जाए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो जाए 105, इसको यह विशेषाधिकार 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है। लेकिन यह कौन करेगा? चाहे तो पीएम करेगा, चाहे तो सीएम। सरकार के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त होता है, इसीलिए इसको निगेटिव राइट्स बोला जाता है। नहीं हो रहा है, राम, श्याम और मोहन का फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है, तब वहां तक वो कानून लागू रहेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं सागर आप सभी का स्वागत करता हूं एसएसटी टीचिंग अड्डा 247 के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। अगर आपका सपना है बिहार में सरकारी एजुकेटर बनने का क्लास 9 से लेकर के 12 तक, और आपका पेपर है सोशल साइंस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिस्ट्री एंड पॉलिटी, तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, अब सोचो जरा कि अगर तुम सुबह उठते हो और तुम पे सारा चीज बैन लगा दिया जाए एक तरीका से, ना तुम कुछ बोल सकते हो सोशल मीडिया पे, ना तुम रील बना सकते हो, ना सरकार के खिलाफ तुम कोई बात कर सकते हो, नहीं तुम कहीं देश में घूमने जा सकते हो, मतलब तुमको एक तरीका से सारा अधिकार ही छीन लिया जाए, तब तुम क्या करोगे? तब तो तुम फंस जाओगे बुरी तरीका से, क्योंकि तुमको तो 2-2, 3-3 घंटा रील देखने का आदत है और उस पर पूरी तरीका से इंटरनेट पर सरकार बैन लगा दिया। तुमको कोई चीज का या तुमको आजादी नाम का कोई चीज ही महसूस नहीं होने दे रहा है। सरकार जो मन कर रहा है गवर्नमेंट का वो कर रहा है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में आज हम इसी बात को पढ़ेंगे, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो या डीएम हो, और एक तरफ आम इंसान, सब लोग संविधान और कानून के अंडर में हैं। सब लोग कानून के, संविधान के क्या हैं? नीचे हैं। और हमें संविधान ही फंडामेंटल राइट्स के थ्रू क्या यह अधिकार देता है कि हमें एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। तो चलिए आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। और फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करने से पहले देखिए कुछ बेसिक चीजों को समझेंगे हम लोग। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फंडामेंटल राइट्स। अगर हम संविधान का बात करें तो हमारे संविधान में टोटल कितने पार्ट्स हैं, यानी कितने भाग हैं? तो आप याद रखिएगा टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 22 हैं। और जो 22 भाग में, इसी को हिंदी में भाग बोला जाता है। और जो पार्ट्स नंबर 3 है, यह 22 में से जो पार्ट नंबर 3 है, इसमें दिया गया है फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल कितना से कितना? तो अगर अनुच्छेद का बात किया जाए तो 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक। और यह जो 12 से 35 तक में भाग 3 में जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में बताया गया है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट कि यह जो भाग 3 है, यह जो पार्ट 3 है, इसको एक तरीका से इस अनुच्छेद को यह संज्ञा दिया गया है, इसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया है। इसका क्या मतलब होता है? इस शब्द को मतलब ध्यान, कभी कभी एग्जाम में बहुत सिंपल पूछ लेगा कि मैग्ना कार्टा का क्या मतलब होता है। तो मैग्ना कार्टा का मतलब होता है एक महान चार्टर, एक महान अधिकार पत्र। जब इंग्लैंड के राजा 1215 में, कब? 1215 में 1215 में जब किंग जॉन द्वितीय थे। किंग कौन था? किंग जॉन सेकेंड। तो जॉन सेकेंड से एक बागी बैरोन्स, एक और व्यक्ति है जिनका नाम आपको याद रखना है, बैरोन्स का। बैरोन्स का, यह बैरोन्स ने किंग द्वितीय का जो पावर है उस पावर को सीमित किया था। और वहां पे जो अधिकार है, अधिकार राजा का भी अधिकार को सीमित करते हुए बोला कि संविधान के अंदर भी, कानून के अंदर में राजा भी आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर किंग के पावर को पहली बार 1215 में सीमित किया गया था। तो इसीलिए, और यहां पे फंडामेंटल राइट्स भी क्या है? एक तरीका से सरकार के ही खिलाफ अधिकार दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स एक नकारात्मक अधिकार है, निगेटिव राइट्स है। क्यों निगेटिव राइट्स है? क्योंकि यह व्यक्ति को प्राप्त होता है सरकार के खिलाफ। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। अगर सरकार आपके खिलाफ या आपके स्वतंत्रता पे, समानता पे अगर बैन लगाना चाहे और सीमित करना चाहे चीजों को, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा गया है? निगेटिव राइट्स कहा गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है और बहुत सारा चीज आप आज सीखने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स यह कितने पार्ट्स में है? तो यह अगर संविधान के पार्ट्स का बात करें
तो यह भाग 3 में इसका चर्चा किया गया है। और यह कहां से कहां अनुच्छेद, मतलब कितने से कितने अनुच्छेद में, तो अगर हम बात करेंगे आर्टिकल का, तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक में दिया गया है। अब सवाल है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को या जो मौलिक अधिकार है वह कहां से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो यह अधिकार लिया गया है अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जो फंडामेंटल राइट्स है, हम पहले ही बोले कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स एक निगेटिव राइट्स है। कैसा राइट है? निगेटिव राइट्स है। हमेशा याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स एक निगेटिव राइट्स है। निगेटिव राइट्स क्यों है? तो सिंपल इस चीज को समझना है। निगेटिव राइट्स इसलिए है कि यह फंडामेंटल राइट आम नागरिकों को किसके विरुद्ध दिया गया है, तो सरकार के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त होता है, इसीलिए इसको निगेटिव राइट्स बोला जाता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि यह जो फंडामेंटल राइट्स है, यह फंडामेंटल राइट्स वाद्य योग्य है। वाद्य योग का मतलब क्या हुआ? वाद्य योग का मतलब सिंपल है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को वाद्य योग बोला गया कि हम इसको क्या कर सकते हैं, एक तरीका से कहां पे चैलेंज कर सकते हैं, हम इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए फंडामेंटल राइट्स को वाद्य योग कहा गया। यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। वही सारा बात ये पीडीएफ के माध्यम से आप देखिएगा कि क्या है, समझिएगा। पहला चीज हम क्या देखें कि जो फंडामेंटल राइट्स है वह कहां से लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान से। एक नंबर का क्वेश्चन जो बहुत इजी सवाल पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह नकारात्मक अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स नकारात्मक अधिकार है, कहने का मतलब यह व्यक्ति को सरकार के विरुद्ध प्राप्त होता है। सरकार आप पे कोई पाबंदी लगाना चाहे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। यह वाद्य योग है। वाद्य योग है का मतलब सिंपल समझिए कि इनका हनन होने पर आप न्यायालय में इसको वाद लाया जा सकता है, यानी कोर्ट में अपील किया जा सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, हनन हो रहा है। तो इस पे ध्यान रखिएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है, यहां फंडामेंटल राइट्स सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान देना है कि यह इंडिया देख लिए, यह फंडामेंटल राइट्स भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। लेकिन कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है, जैसे कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, और 12 से 35 के बीच में कुछ जो अनुच्छेद है वह सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 15 का, 16 का, 19 का, 29 का और 30 का, यह आपको इतना चीज रट के रखना है कि कभी अगर एग्जाम में पूछे कि वह फंडामेंटल राइट कौन है जो सिर्फ भारतीय को, ओनली इंडियंस, सिर्फ केवल या यहां लिखते हैं ओनली इंडियंस, यह जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 30 एकदम रट के रखिएगा जुबान पे। 15, 16, 19, 29 और 30, यह 5 याद रखिएगा। बाकी जो बच गया वह इंडियन को तो प्राप्त है ही, इंडियन के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। जैसे 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं 28 एंड 28 और एक 32। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह जो फंडामेंटल राइट है 15, 16, 19, 29, 30 या बाकी जो बच गया 14 से लेकर 28 तक, 32 तो एक रीट है, लेकिन यह भी उन लोग को प्राप्त है। अब ध्यान से सुनिएगा, यह केवल भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है, लेकिन यह विदेशियों को भी प्राप्त है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग चलें तो यहां देखिए, यह भारतीयों व विदेशियों
दोनों को प्राप्त है, फंडामेंटल राइट दोनों को प्राप्त है, इंडियंस को भी और विदेशियों को भी। लेकिन कौन कौन आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है? 15, 16, 19, 29 और 30 अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी जो बचा वह विदेशियों को भी प्राप्त है। अब समझो, अगर देश में कभी इमरजेंसी लग जाए, देश में कभी क्या हो, इमरजेंसी लग जाए। अब इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, अगर देश में क्या लग जाए कभी, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, तो इस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के थ्रू लगाया जाता है? तो आर्टिकल 352, हर एक चीज याद रखना है। और 352 अनुच्छेद के तहत देश में नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। और उसके बाद क्या है कि इमरजेंसी लगने के बाद भी आर्टिकल 20 और 21, मतलब कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके जितना भी फंडामेंटल राइट्स है, सभी फंडामेंटल राइट्स को सरकार रद्द कर सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इमरजेंसी के दौरान कौन कौन आर्टिकल या कौन कौन राइट्स पे पाबंदी नहीं लगता है या उसको छोड़ करके सारे समस्त रद्द कर दिए जाते हैं? तो 20 और 21 को छोड़ करके जितने फंडामेंटल राइट्स है सारे रद्द हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। आपको मजा आ रहा होगा, सारा चीज समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन सा अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29, 30 से सारे भारतीयों को, केवल भारतीयों को प्राप्त है। और बाकी जो बच गया भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग चलें, अगर इसी बात को आगे हम लोग बढ़ाएं, देखिए यहां पे राष्ट्रीय आपात के समय 20 और 21 को छोड़कर अधिकारों का निलंबन हो सकता है। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत, लेकिन 20 और 21 किसी भी कंडीशन में रद्द नहीं होता है। आगे देखिए, अब आपके दिमाग में आप बहुत सारे बुक में यह देखे होंगे कि फंडामेंटल राइट सीधे स्टार्ट होता है कहां से कहां? तो स्टार्ट होगा 14 से 18, राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार से। लेकिन 12 और 13 का क्या? 12 और 13, क्योंकि हम लोग तो जो पढ़े हैं कि फंडामेंटल राइट्स कब से स्टार्ट होता है, तो 12 और 15 से। लेकिन यहां हम लोग देखेंगे कि आखिर 12 और 13 का क्या कहानी है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है। चलिए इसको देखिए, सिंपल। हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 है, भाग 3 में है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा के संज्ञा दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है, देखिए आर्टिकल 12 में राज्य का परिभाषा दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में क्या है बाबू? तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। अब राज्य की परिभाषा का मतलब क्या है? राज्य का परिभाषा के मतलब सिंपल समझिएगा। एक केस था, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा, अपना निर्णय देते हुए, गुड़गांव ग्रामीण बैंक केस, गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव ग्रामीण बैंक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी स्टेट के पास क्या बोलते उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो और लोकल गवर्नमेंट हो, अगर यह तीनों एलिमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, तो समझिए कि वह एक स्टेट है। सुप्रीम कोर्ट ने गुड़गांव ग्रामीण बैंक केस में क्या कहा? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, अगर यह तीनों का सम्मिलित रूप अगर कहीं एग्जिस्ट करता है तो हम मान के चलेंगे कि वह क्या है? स्टेट है। आगे चलिए, यही बात यहां लिखा हुआ। देखिए अनुच्छेद 12 में क्या दिया है? तो राज्य का परिभाषा दिया हुआ है। स्टेट 12 में क्या दिया है? राज्य का परिभाषा। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में, इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए वही चीज बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट का डिफिनेशन देते हुए क्या कहा था कि गुड़गांव ग्रामीण बैंक केस में अगर देखिए यहां गुड़गांव दिख रहा है, हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है। गुड़गांव ग्रामीण बैंक केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर जहां केंद्र सरकार हो, जहां क्या हो, जहां केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो
और स्थानीय सरकार हो। अगर यह तीनों सम्मिलित रूप में है तो हम उसको क्या बोल देंगे, राज्य बोलेंगे। राज्य तो बोलेंगे ही, लेकिन राज्य के साथ साथ यह तीनों एलिमेंट के साथ और क्या क्या चाहिए, तो यह तीनों एलिमेंट के साथ क्या चाहिए, अगर मान लीजिए बाबू कि यह स्टेट है, क्या है, यहां पे इसको लिखते हैं, यहां पे इसको लिखते हैं, यह मान लीजिए कि स्टेट है, और स्टेट के कौन कौन से एलिमेंट हो गए, तो एलिमेंट के रूप में स्टेट के पास अपना पॉपुलेशन होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, यानी जनसंख्या होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, पहला एलिमेंट। वो तो सुप्रीम कोर्ट गुड़गांव ग्रामीण बैंक केस में कहा है कि जिसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट हो उसको तो हम स्टेट मान ही रहे हैं, उसके अलावा कौन कौन और एलिमेंट होना चाहिए, तो स्टेट के पास अपना क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, स्टेट का अपना निश्चित सीमा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सीमा होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए, उसके पास अपना एरिया होना चाहिए, और स्टेट के पास क्या होना चाहिए, एक सशक्त गवर्नमेंट होना चाहिए। और हमारे पास जो सशक्त गवर्नमेंट है, हमारे पास सशक्त गवर्नमेंट कौन हो जाएगा, तो हमारे पास सशक्त गवर्नमेंट कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे पास सशक्त गवर्नमेंट कौन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट सशक्त होने के साथ साथ बोल रहा है कि संप्रभुता, सरकार जो होना चाहिए उस सरकार के पास संप्रभुता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। संप्रभुता का क्या मतलब है, संप्रभुता सोवनिटी, सोवनिटी का क्या मतलब है, तो सिंपल, जो सरकार है वह सरकार ना आंतरिक दबाव को माने न बाह्य दबाव को माने, सरकार निर्णय लेने के लिए एकदम स्वतंत्र है, सरकार निर्णय लेने के लिए एकदम स्वतंत्र है, जो सरकार को उचित लग रहा है वह गवर्नमेंट अपना डिसीजन ले सकती है, न वह आंतरिक दबाव में आएगी न वह बाह्य दबाव में आएगी, सरकार को जो उचित लगेगा देश के हित में वह निर्णय सरकार ले लेगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पे संप्रभुता का मतलब यही हुआ। अब यही बोल रहा है कि स्टेट, यह जो स्टेट है, स्टेट के पास और क्या क्या होना चाहिए, सशक्त सरकार होना चाहिए, और हमारे पास सशक्त सरकार कौन हो गया, यही सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास निर्णय लेने का क्षमता है ना जी, आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, वह कोई भी डिसीजन ले सकता है कि नहीं ले सकता है, ले सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सिंपल एक और चीज बताइएगा कि जो भारत है, भारत, अगर भारत का बात करें तो अब सिंपल चीज मान लीजिए यह अपना प्यारा सा इंडिया है, क्या है, प्यारा सा इंडिया है, और यह इंडिया मान लीजिए अभी आईपीएल का सीजन है, अभी आईपीएल मैच हो रहा है, तो अब अगर सवाल आपसे यह पूछा जाए कि जो भारत है, भारत वह स्टेट है या नेशन है, नेशन है, राज्य है या राष्ट्र है, या दोनों के दोनों है, राज्य या राष्ट्र या दोनों के दोनों है। अब सिंपल एक चीज बताइए, भारत राज्य होने का क्या क्या कंडीशन दिखाया गया कि अपना कोई को अगर किसी को अगर राज्य माना जा रहा है उसके पास अपना पॉपुलेशन होना चाहिए, अपना एरिया होना चाहिए, एक अपना निश्चित बाउंड्री होना चाहिए, उसके पास सशक्त गवर्नमेंट होना चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए। यह सारा चीज एलिमेंट के तौर पे देखिए स्टेट का, यह चीज तो स्टेट के पास भी होता है। जैसे यूपी बिहार पॉलिटी में मान के चलिए, जब भी अगर स्टेट का बात है पॉलिटी पढ़ते वक्त तो उसको कंट्री से रिलेट करना है। जब भी स्टेट बोले पॉलिटी में तो उसको क्या समझना है कि किसी कंट्री के बारे में बात हो रहा है। अब बोल रहा है कि जो इंडिया है, इंडिया जो है स्टेट है या नेशन है। देखिए यह सारा चीज जो अभी एलिमेंट बात की है कि अपना जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए, ये सारा चीज ठीक है, लेकिन इस स्टेट के लोगों का अगर भावनात्मक लगाव, इमोशनल अटैचमेंट, क्या बोल रहा है, इमोशनल जो अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट यानी भावनात्मक क्या होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। तो जो भावनात्मक लगाव है, अगर इस स्टेट के जनता का अगर इस स्टेट के साथ भावनात्मक लगाव है तो हम उसी को क्या बोलेंगे,
नेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? नेशन बोल देंगे, राष्ट्र बोल देंगे। तो भारत राज्य भी है और भारत राष्ट्र भी है, राष्ट्र भी है। भारत की जो जनसंख्या है, क्या उसको अपने देश से भावनात्मक लगाव नहीं है? क्या आपको देश से भावनात्मक लगाव नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब भारत क्या है? एक राष्ट्र है। राष्ट्र कहने का मतलब कि अगर उस राज्य की जनता का भावनात्मक लगाव हो उस जगह से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? राष्ट्र बोलेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखिए। अब सिंपल समझो, अभी आईपीएल मैच चल रहा है। मान लीजिए कि यहां मुंबई का टीम है, मुंबई का टीम है, गुजरात का टीम है। अब मुंबई और गुजरात के टीम में अगर आईपीएल मैच हो रहा है और कोई भी जीते, मुंबई जीते चाहे गुजरात जीते, उतना आपको कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन राष्ट्र में अगर यही मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो जाए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो जाए, और अगर भारत जीतता है तो आप कितना खुश होते हैं। वहीं अगर भारत हार जाता है तो कितना दुखी हो जाता है। खाना वगैरह भी खाना क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, टीवा टीवी सब फोड़ देते हैं। तो यह क्या है? यही भावनात्मक लगाव है जो देश की जनता को देश से जोड़े रहता है। इसी को क्या बोलते हैं? नेशन बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अगर हम बात करें यह आर्टिकल 12 का कहानी है। यह आर्टिकल 12 का कहानी है। इसमें राज्य का परिभाषा दिया हुआ है। राज्य किसको बोलेंगे, उसका एलिमेंट क्या है, स्टेट और नेशन क्या है, सारा चीज हम लोग देखें। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, हम लोग बात कर रहे हैं अनुच्छेद 13 का। आर्टिकल 13 के बारे में बात करेंगे। 12 देख लिए, अब 13 के बारे में बात करेंगे कि आर्टिकल 13 क्या है। तो 13 में आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है कि यह न्यायिक पूर्वालोकन से संबंधित है। न्यायिक पूर्वालोकन यानी जुडिशियल रिव्यू से। तो आर्टिकल 13 में अगर एक नंबर का बहुत इजी सवाल जब पूछता है कि जुडिशियल रिव्यू किस अनुच्छेद से रिलेटेड है, तो आपको 13 जवाब देना है। अगर ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछे तो जुडिशियल रिव्यू। अब यहां देखिए, इसका भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अनुच्छेद 13 जब हम पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 13 को दो भाग में बांट करके पढ़ते हैं। और यह जो अनुच्छेद 13 है, इसमें एक बात और है कि जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, अगर हम फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें, जो मौलिक अधिकार है, हम मौलिक अधिकार में क्या बदलाव कर सकते हैं या बदलाव नहीं कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं या संशोधन नहीं कर सकते हैं, यही हमको आर्टिकल 13 में पढ़ना है। आर्टिकल 13 में टोटल 4 क्लाउज है। एक हो गया 13(1), 13(2), 13 का 3 और एक है बाबू 13 का 4। तो 13, 1, 2 एंड 3, 13, 1, 2 और 3 में कहा गया कि हम मौलिक अधिकार के साथ न बदलाव कर सकते हैं न संशोधन कर सकते हैं, एकदम अक्षुण्ण है, हम इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं 13(4) बोलता है कि हम मौलिक अधिकार में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत बदलाव करेंगे। अनुच्छेद 368 के तहत बदलाव कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 का 4 बोलता है। 13 का 1, 2, 3 क्या बोलता है कि हम फंडामेंटल राइट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। वहीं 13 का 4 क्या बोल रहा है कि हम अनुच्छेद 368 के तहत बदलाव कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी बात को यहां देखिए कि अनुच्छेद 13 में क्या है कि 13(1), 13(2) और 13(3) यह अनचेंजेबल है, इंटैक्ट है, अनअमेंडेबल है। मतलब कहने का मतलब कि आर्टिकल 13(1), 13(2) और 13(3) हम इसके साथ फंडामेंटल को या फंडामेंटल राइट के साथ कोई बदलाव नहीं करेंगे, ना उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन वहीं 13(4) का बात करें तो परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत बदलाव किया जा सकता है। 13(4) बोलता है। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। देखिए 13(1) क्या बोलता है, 13(1) को समझिएगा। अगर हम 13(1) का बात करें कि 13(1) क्या बोल रहा है, 13(1) बोलता है कि आजादी से पहले या संविधान बनने से पहले, संविधान कब बना, तो संविधान बना 26 नवंबर 1949 को,
और संविधान लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 1950 को लागू हुआ। अब बोल रहा है कि संविधान बनने से पहले जितना भी कानून है, विधि है, अगर यह कानून और विधि किसी का फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो हम उसको क्या मानेंगे? उसको एक तरीका से शून्य मानेंगे या उसको रद्द कर देंगे। क्या करेंगे? रद्द कर देंगे। तो 13(1) बोलता है कि फंडामेंटल राइट अगर संविधान बनने से पहले की विधियां या कानून किसी भी व्यक्ति की आजादी के बाद फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो हम उसको वहां तक क्या करेंगे? रद्द कर देंगे। क्या करेंगे? रद्द कर देंगे। 13(1) यह बात बोलता है। लेकिन 13(1) का एक एक्सेप्शन भी है, एक अपवाद है। 13(1) का एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है, या इसी को हिंदी में बाबू बोलते हैं अपवाद। कि 13(1) का आखिर अपवाद क्या है? 13(1) का अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक आप अगर नाम सुने होंगे इक्लिप्स थ्योरी का, इक्लिप्स थ्योरी, इक्लिप्स थ्योरी। अब देखिए 13(1) इक्लिप्स थ्योरी। चाय छन्नी, चाय छन्नी देखे हैं? चाय छन्नी या जो चलनी होता है, चलनी गांव देहात में जिससे आटा चला जाता है। अब समझिए, अगर आप मान लीजिए कि यह यहां पे यह चलनी है, क्या है? चलनी है। और यहां पे समझ लीजिए आप कि कोई बर्तन है। क्या है? कोई बर्तन है। और कोई जो बर्तन है, अब यहां पर आटा को छान रहे हैं और यहां पर एक समान का जो टाइप रहेगा वह क्या होगा? इसमें छन छन के नीचे आ जाएगा, छन छन के नीचे आ जाएगा। और आटे में जो कचरा रहेगा, कचरा रहेगा, इसी में क्या होगा? इसी में क्या हो जाएगा? फंस जाएगा या रुका रहेगा। और जो एक समान के जो दाने रहेंगे वह यहां पे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? यहां पे आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे छन छन के। तो इक्लिप्स थ्योरी में बोला गया कि अगर फंडामेंटल राइट से किसी व्यक्ति का अधिकार हनन होता है, अगर आजादी से पहले के कानून या विधि से किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम क्या करेंगे कि जिस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है उसको हम वहां तक उसको रद्द कर देंगे। और जहां तक रद्द किसी को फंडामेंटल राइट से दिक्कत नहीं है या विधि से, उस विधि से दिक्कत नहीं है तो उसके लिए वह रहेगा। जैसे सिंपल समझिए, मान लीजिए राम है, श्याम है, मोहन है, और यहां पे मान लीजिए आप कि यहां गोपाल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? गोपाल मान लेते हैं। अब इक्लिप्स थ्योरी बोलता क्या है कि अगर संविधान बनने से पूर्व जो विधि है, अगर इन लोग का फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है, राम, श्याम और मोहन का फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है, तब वहां तक वो कानून लागू रहेगा। भले वो कानून आजादी से पहले बना है, वहां तक यह कानून लागू रहेगा। लेकिन अगर जो आजादी से पहले कानून वो बना है और गोपाल के राइट्स का हनन हो रहा है तो हम उस विधि को गोपाल के लिए क्या करेंगे? रद्द कर देंगे। क्या करेंगे? रद्द करेंगे। लेकिन जहां तक लागू हो रहा है वह उन पे लागू रहेगा, लागू उन पे रहेगा। तो इक्लिप्स थ्योरी का मतलब यही सिंपल आपको ध्यान रखना है कि इसमें इक्लिप्स थ्योरी में आपको ध्यान बस इतना रखना है कि जो संविधान या आजादी से पूर्व का जो भी कानून है, अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो हम उसको रद्द कर देंगे। और जहां तक वो वैलिड है वहां तक वैलिड माना जाएगा, और जिसके लिए इनवैलिड है हम उसको क्या करेंगे? रद्द कर देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें यहां पे देखिए, वहीं अगर 13(2) का बात करें, 13(2) का अगर बात करें तो 13 के 2 में देखिए, 13 के अगर 2 में देखें तो 13 के 2 बोलता है कि अगर विधायिका या कार्यपालिका कोई कानून बनाता है, विधायिका या कार्यपालिका क्या करता है? कोई कानून बनाता है, और वह विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा बनाया गया कानून किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो उसको न्यायालय क्या करेगा? रद्द कर देगा। न्यायालय क्या करेगा? उसको रद्द कर देगा। और न्यायालय जब रद्द करेगा, इस स्थिति में क्या होगा कि न्यायालय एक तरीका से पार्शियल डिफरेंशिएशन करता है, मतलब न्यायिक पुनर्लोकन को अपनाते हुए
मतलब कि जुडिशियल जो रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू को अपनाते समय सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देखता है कि मतलब एकदम आंशिक रूप से विभेदन करता है। दो तरीका का वैध अवैध घोषित करना है, एक आंशिक रूप से और एक पूर्ण रूप से विभेदन। तो सुप्रीम कोर्ट यहां आंशिक रूप से विभेदित करता है इस चीज को, इस बात को ध्यान रखना है। न्यायपालिका के मतलब यहां जो अपरिवर्ती 13(2) में जो न्यायपालिका रिव्यू हो रहा है, न्यायपालिका जो रिव्यू कर रहा है उसको आंशिक विभेदन, इसको क्या बोलते हैं? आंशिक विभेदन। दो तरीका का विभेदन किया जाता है, एक आंशिक विभेदन और एक पूर्ण विभेदन। क्या बोलता है? पूर्ण विभेदन। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब एक सिंपल इस चीज को ध्यान रखना है यहां पे कि यह जो आर्टिकल 13(3) है, अनुच्छेद 13(3) में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 13(3) में जो न्यायपालिका है, अनुच्छेद 13(3) में क्या है कि यहां पर एक स्लाइड ले लेते हैं अनुच्छेद 13(3) को समझने के लिए। देखिए अनुच्छेद 13(3) यहां बोल रहा है कि आदेश, कोई भी आदेश, और किसका आदेश? तो राष्ट्रपति का आदेश। किसका आदेश? राष्ट्रपति का आदेश। किसका? राष्ट्रपति का आदेश। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अध्यादेश, अध्यादेश यानी इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस में क्या होता है? सिंपल चीज जानते हैं कि ऑर्डिनेंस, अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 123 में, 123 आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और यह जो ऑर्डिनेंस है यह कैसे जारी होता है? मान लीजिए कि कोई सत्र क्या है? सत्र नहीं चल रहा है, सत्र नहीं चल रहा है और देश के लिए कानून बनाना जरूरी है। सत्र नहीं चल रहा है और देश के लिए कानून बनाना क्या है? जरूरी है। उस स्थिति में प्रेसिडेंट क्या करते हैं? ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। क्या करते हैं? ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। न्यायालय, और एक चीज याद रखिएगा 13(3) में ही है कि न्यायालय या कोई डिक्री बोलते हैं, जो न्यायालय अपना फैसला देता है ना, उसी को डिक्री बोला जाता है। डिक्री किसको बोलते हैं? न्यायालय अपना फैसला देता है, उसी को क्या बोलते हैं? डिक्री बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 13(3) में यह सारा बात कहा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें, यहां देखिए आर्टिकल 14 के बारे में कि आर्टिकल 14 क्या है, 14 क्या बोलता है आर्टिकल? तो देखिए समानता का अधिकार से रिलेटेड है और राइट टू इक्वलिटी, यानी 14 से लेकर के 18 तक, 12 और 13 देख लिए। 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा था। 13 में क्या है? न्यायिक पूर्णावलोकन से संबंधित है। 13 का क्लाउज देखे, 1 2 3 बोलता है क्या, 4 क्या बोलता है। वहीं अगर हम बात करेंगे समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। लेकिन 14 से 18 में समानता का अधिकार है, लेकिन हम आज बात करेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में कि अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 14 में दो तरह का बात किया गया है। एक बात कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और एक कहा गया है विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब आर्टिकल 14 में एक विधि के समक्ष समानता और एक विधि के समक्ष संरक्षण का बात, विधि के समान संरक्षण का बात कहा गया है। अब इसमें अंतर देखिए, पहला तो यही सवाल आपसे पूछेगा कि विधि के समक्ष जो समानता है वह किस देश से लिया गया है। तो यह समानता लिया गया है आपका किस देश से? यूके से। विधि के समक्ष समानता किससे लिया गया है? यूके से। और विधि के समक्ष समान संरक्षण किससे लिया गया है? अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब इस चीज को समझिएगा कि आखिर जो विधि के समान संरक्षण का बात करेंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ,
इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब इसमें क्या कहा गया कि विधि क्या है, विधि सर्वोच्च है। विधि क्या है, वह सर्वोच्च है, सब उसके अंदर आएंगे। पीएम से लेकर के और एक आम नागरिक तक, एक आम नागरिक तक सारे के सारे क्या होंगे, कानून के अंदर में रहेंगे, नीचे रहेंगे। यहां किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि आर्टिकल 14 के तहत यह जो विधि के समक्ष समानता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इसमें कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है। अगर हम उस एक्सेप्शन का बात करें, यानी अपवाद का बात करें, तो आप ध्यान रखिएगा, एक आर्टिकल जो एग्जाम में इतना मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है, वह अनुच्छेद है 361। 361 के तहत कहा गया कि देश का जो राष्ट्रपति है, यानी प्रेसिडेंट और गवर्नर, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं, उनको हम कुछ छूट देंगे। छूट क्या देंगे, यह एक तरीका से विशेषाधिकार है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह विशेषाधिकार देता है। क्या विशेषाधिकार देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट यानी सेंटर में गवर्नमेंट कौन एक तरीका से रन करता है, वह गवर्नमेंट रन करता है पीएम। कौन करता है, पीएम। और स्टेट में गवर्नमेंट को रन कौन करता है, सीएम। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर नाम मात्र के बस पावर में रहते हैं, और जो भी काम, यह सिर्फ सिग्नेचर करते हैं। इन दोनों का काम क्या है, सिर्फ साइन करना। क्या करना, यह सिर्फ सिग्नेचर करते हैं। क्या करते हैं, यह बस सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। लेकिन मेन काम किनका है, तो मेन काम पीएम का है, प्राइम मिनिस्टर का है, और स्टेट में चीफ मिनिस्टर का है। तो अगर कोई भी घोटालाबाजी करे या कोई गलती करे, तो हम इनको गिरफ्तारी से एक तरीका से संरक्षण देते हैं कि गलती कौन करेगा, चाहे तो पीएम करेगा, चाहे तो सीएम करेगा। इन लोग तो बस नाम मात्र के साइन करता है। इसीलिए आर्टिकल 361 में इन लोगों को यह छूट दिया गया है। और किनको किनको छूट दिया गया है, तो देखिए, जो भारत में जो दूतावास होता है, भारत में जो दूतावास होता है, उनको छूट दिया गया। जो भी दूतावास हो भारत में स्थित दूतावास, इनको छूट दिया जाता है। वहीं अगर यूएनओ का जो कार्यालय है, यूएनओ ऑफिस, इनको क्या, इनको भी छूट मिलता है। वहीं एमपी और एमएलए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीज और एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यह ध्यान से समझिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एमपीज, एमपी जो है आर्टिकल 105, इसको यह विशेषाधिकार है, और एमएलए को 194 आर्टिकल 194। अब इन लोग को विशेषाधिकार क्या है, इन लोग को विशेषाधिकार है कि अगर कुछ भी होता है, अगर कुछ भी होता है, एक मिनट, इन लोगों को क्या यह अधिकार दिया गया है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन लोगों को अधिकार है कि 40 दिन तक, अगर सत्र चल रहा है, सेशन चल रहा है, तो एमपीज को 40 दिन पहले या बाद में, सत्र चल रहा हो तो एमपीज को 40 दिन पहले या बाद में आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, वहीं अगर एमएलए का बात करें, एमएलए को भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को भी 40 दिन, कोई अगर सत्र चल रहा है तो 40 दिन पहले या बाद में इसको क्या नहीं कर सकते हैं, आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि दो चीज, राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत यह छूट है, वहीं एमपीज को, किसको, एमपीज को, एक मिनट, वहीं अगर एमपीज को बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनुच्छेद 105 के तहत
40 दिन पहले और 40 दिन बाद आप अरेस्ट नहीं कर सकते अगर कोई सेशन चल रहा हो तो। वहीं अगर एमएलए को स्टेट में 194 अनुच्छेद 194 194 के तहत सेशन के 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक आप अरेस्ट नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखना है। यहां तक आपको कहानी समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब देखिए, अब अगर हम सिंपल इस बात का बात करें कि यह जो फंडामेंटल है 12 से 35 भाग 3 में 12 क्या है, राज्य का परिभाषा है, 13 में क्या है, न्यायिक पुनर्लोकन है, 14 में क्या है तो राइट टू इक्वालिटी है। यहां पे हम लोग विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का बात किए। समता कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। संरक्षण कौन दे रहा है तो अमेरिका दे रहा है। लेकिन 361 के तहत इसमें अधिकार, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है 361 के तहत कि वह राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को यह अधिकार है कि आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते अगर कुछ सरकार घोटालाबाजी करता है। वहीं एमपी को अनुच्छेद 105 के तहत यह विशेषाधिकार प्राप्त है और एमएलए को 194 194 के तहत यह विशेषाधिकार उन लोगों को प्राप्त है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कुछ एक्सेप्शन है, यह सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि आर्टिकल 12 क्या है, 13 क्या है, 105 194 क्या है, आपको 361 क्या, यह सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मायने रखता है। ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं बिहार में सरकारी एजुकेटर बनना और आपका सपना है बिहार में क्लास 9 से लेकर के 12 तक एजुकेटर बनना और आपका पेपर सोशल साइंस में पेपर कॉम्बिनेशन क्या है, पेपर कॉम्बिनेशन अगर आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटी है, हिस्ट्री एंड पॉलिटी है तो आप इस सेशन से जुड़िए। हिस्ट्री और पॉलिटी है 80 मार्क्स का, तो आप एसएसटी टीचिंग अड्डा 247 का सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बिहार में सरकारी मास्टर बनने के लिए हमसे जुड़िए। हम लोग बहुत मेहनत से कंटेंट को तैयार कर रहे हैं। बिहार एससीईआरटी बुक हो या एनसीईआरटी बुक हो, सारा चीज आपको प्योर कंटेंट एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर बेस्ड है। अगर आप बिहार में सरकारी एजुकेटर बनना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए और जुड़िए हमारे चैनल के साथ। एसएसटी टीचिंग अड्डा 247 आप सभी का स्वागत करता है। देखने के लिए धन्यवाद।